संवाद की इस खास पेशकश में एक बार फिर मैं प्रोफेसर सरोज कुमारी संवाद परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज जिस महान हस्ती को याद करने के लिए यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, वो महान हस्ती हिंदी साहित्य आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा हमारे बीच में रही। अपने 102 वर्ष के सक्रिय जीवन काल में उन्होंने साहित्य की लंबी यात्रा की, साहित्य, समाज, राजनीति के विभिन्न पड़ावों को अपनी आंखों से देखा, साहित्य के विभिन्न रंग रूप अपने रचनाओं में सहेजे। पद्मश्री रामदरस मिश्र जी, जिन्होंने 150 से अधिक पुस्तकों की रचना की, वे जितने बड़े कवि थे उससे भी कहीं अधिक हम उनको उपन्यासकार, कहानीकार या मैं उनको कह सकती हूँ कि वो एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने अनेक कवि, अनेक उपन्यासकार, अनेक आलोचक तैयार किए। बहुत से कविताएं, बहुत से गीत आज पद्मश्री रामदरस मिश्र जी का पर्याय बनकर हमारे चारों तरफ हमें सुनाई देती हैं। इस परिचर्चा में जो जिन सितारों को हम आपके लिए चुनकर लाए हैं, उनमें उनका मैं परिचय आप सभी से करवाती हूँ। अलका सिन्हा जी हमारे साथ हैं। संवाद के अनुग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए अपनी सहमति दी। इसके लिए मैं अलका सिन्हा जी आपका स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप अत्यंत व्यस्तता होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम से जुड़ी। चर्चा के लिए हमारे जो दूसरे साथी हैं, रत्नेश मिश्रा जी, वो भी चिर परिचित हैं। साहित्य, समाज, मीडिया, दूरदर्शन से जुड़ी हुई एक ऐसी हस्ती हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर गीत, कविता, अन्य तरह के विभिन्न तरह के कार्य करते रहे हैं। रत्नेश मिश्रा सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने संवाद के अनुरोध को स्वीकार किया और अपनी ऑफिशियल दिनचर्या में से समय निकालकर आप इस कार्यक्रम से जुड़े। इस कार्यक्रम का जो विषय हमने रखा था, रामदरस मिश्र की याद में, मन बहुत भारी हो रहा है कि आज हम ऐसे कार्यक्रम में इस तरह से उनको याद कर रहे हैं। मैंने उनके बहुत से जीवंत उनको सुनते हुए, गाते हुए बहुत समय से मैंने उनको सुना है और बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं। वे एक ऐसे हिंदी साहित्य के ही नहीं, भारतीय साहित्य के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में पूरी सदी को देखा। तो बिरले ही साहित्यकार रहे हमारे बीच में। उनके साहित्य लेखन पर यदि मैं बातचीत करूं तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का अधिक समय मैं ले जाऊंगी। उनका साहित्य, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके कुछ कविता संग्रहों की मैं बात करूं तो पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, इस तरह के कविता संग्रह हमने देखे, उनकी कविताओं को पढ़ा, उनकी कविताओं को कविताएं, उनके उपन्यास, उनकी कहानियां, उनके द्वारा साहित्य पर की गई टिप्पणियों को हम खुद अपने शोध कार्यों का के विषय में उसको शामिल करते रहे। बहुत से पुरस्कारों से, मतलब हिंदी साहित्य में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पुरस्कार है जो रामदरस मिश्र जी ने ना पाया हो। पद्मश्री से तो वो बाद में 2025 में पुरस्कृत हुए,
उससे पहले उनको सरस्वती सम्मान मिला 15 में, साहित्य अकादमी सम्मान मिला, व्यास सम्मान मिला, भारत भारती सम्मान मिला। इतने सम्मान पाकर भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन काल में जमीन जमीन से जुड़ा रहा, बहुत सहज रहा, सबके बीच में बैठते थे, उठते थे, सबसे बातचीत करते थे, ऐसी महान हस्ती को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको सादर नमन करती हूँ अपने पूरे संवाद परिवार की ओर से। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे साथ रत्नेश मिश्रा सर हैं, वे अपनी बात रखें। रत्नेश मिश्रा सर अमर उजाला काव्य देखते हैं और उनका जो परिचय है, हम सब तो उनको बहुत ही नजदीकी से जानते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को आपका परिचय देते हुए मैं ये कहूंगी कि आपका साहित्यिक और वैचारिक रुचियों वाले आप एक बड़े पत्रकार हैं हमारे बीच के, जो जमीन से जुड़कर पत्रकारिता करते हैं, बहुत सहज भाव से पत्रकारिता करते हैं। आपकी रुचि खेल, सिनेमा, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर आपकी रुचि भी है और आपकी पैनी नजर भी है, उनका विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। और वर्तमान में रत्नेश मिश्रा जी अमर उजाला डिजिटल दिल्ली के अमर उजाला काव्य में कार्यरत हैं। यूट्यूब पर जाकर आप रत्नेश मिश्रा जी की प्रतिभा के अलग अलग तरह के रंग देख सकते हैं। तो सर मैं बहुत ही आपको प्रेम और सम्मान से अपनी बात रामदरस मिश्र की याद में विषय पर रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी बात रखें। रत्नेश मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आज की पैनलिस्ट आदरणीय अलका मैम को मैं प्रणाम करता हूँ, सरोज मैम, और उम्मीद करूंगा कि देर सवेर ओम सर भी जुड़ जाएं, क्योंकि ओम सर के माध्यम से ही मैं पहले स्वर्गीय अब तो कहना पड़ेगा रामदरस जी से जुड़ पाया था, और ढेर सारी अभी अ, आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी मन में, क्योंकि पिछले साल तक मैं उन्हें मंच पर सुना और देखा काव्य पाठ करते हुए। तो कई बार ऐसी बातचीत में ओम जी कहते थे कि आप आ जाइए, साथ में बैठकर तीनों लोग बात करते हैं, और ये प्लान बनता रहा और मैं किसी न किसी कारण टलता गया, और मेरे मन में था कि अभी तो स्वस्थ हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो लिख रहे हैं, और मैं किसी दिन किसी संडे जाऊँगा और बैठ के रिकॉर्ड करूँगा, लंबी बातचीत रिकॉर्ड होगी। और अचानक से ये सूचना मिली, उस दिन मैं दफ्तर से ही निकला था, और जब तक दफ्तर में था तब तक तो नहीं पता चला, तो हमारे साथ काम करती हैं दीपाली जी। मैं जैसे घर पहुँचा तो उनका मैसेज आया कि अ, सर नहीं रहे। तो एक धक्का-सा लगा कि एक तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गईं, पहले जो करना चाहता था उनके साथ की एक आखिरी बातचीत, जो स्मृतियों के तौर पर सँजो कर रखना चाहता था मैं रामदरस जी की, वो नहीं हो पाए। और हमेशा जो है कितने दिनों से ओम सर के साथ हम लोग लगे पड़े थे। ओम सर भी कहते थे किसी दिन समय निकाल कर आइए, और वो नहीं हो पाया। उस चीज़ का दुःख तो है, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं कि उनसे भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। ये उनका सानिध्य मिलता रहा है, 1-2 बार मैं गया भी हूँ वहाँ, और रचनाओं को तो गाहे-बगाहे मैं अमर उजाला काव्य के लिए पढ़ता-लिखता ही रहा हूँ, उनकी अनुमति से। तो उन्हें याद करते हुए सबसे पहले मैं उनकी स्मृतियों को सादर प्रणाम करता हूँ, और मैं उन्हें जो सबसे पहले कुछ किसी रूप में याद करना चाहूँगा साहित्य की दुनिया में, तो मैं कहूँगा वो एक साहित्यिक संत थे, जिन्हें कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ़ अपने अनुभूतियों को पिरोते गए कलम के माध्यम से, जो आज हमारे आपके सामने हैं, जिसके लिए हम आप इकट्ठा हुए हैं। आकांक्षाएँ होती हैं, उसका कभी उन्होंने कुछ में फ़ोन आ जाता है ये। क्षमा चाहूँगा, एक फ़ोन आ गया था, मैं तो काटना पड़ा।
समाप्त होती गई। किसी वाद के कृत्रिम दबाव में रामदास जी कभी नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपनी भाषा, अपने शिल्प को सहज तरीके से परिवर्तित होने दिया। उनकी भाषा में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। उनकी कविता में आदमी का विश्वास था, वही विश्वास था जो 100 बार रोज टूटता है, रोज जुड़ता है। आज जब हम कहते हैं तो सिर्फ हम जब ये कह रहे हैं कि रामदास जी हमारे बीच नहीं रहे, तो यह सिर्फ एक देह की बात है। उन्हें देह उनकी चली गई, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा पाठकों के दिल में, उनके स्मृतियों में किसी न किसी रूप में हमेशा वो उपस्थिति अपनी बनाए रखेंगे। और इसी सहज भाव के साथ वो कभी लिखते भी रहे, ये बातें उनकी कविताओं में आई हैं। मुझे एक कविता उनकी याद आती है, अलका मैम की, मेरे जाने के बाद। ये कविता काफ़ी पहले उन्होंने रची थी, जिसमें उनका जीवन पूरी तरह से, या जाने के बाद, उसके पहले दोनों यात्राएँ चित्रित होती हैं। वो कविता मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ दर्शकों के लिए। कविता का शीर्षक है मेरे जाने के बाद। वो कहते हैं, लिखते हैं उसमें कि छोड़ जाऊँगा कुछ कविता, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार, जिनमें होंगे कुछ प्यार के फूल, कुछ तुम्हारे उसके दर्द की कथाएँ, कुछ समय की चिंताएँ। मेरे जाने के बाद ये मेरे नहीं होंगे। मैं कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, लौट कर आऊँगा कि नहीं, कुछ पता नहीं। लौट कर आया भी तो न मैं इन्हें पहचानूँगा, न तो ये मुझे पहचानेंगे। तुम नम्र होकर इसके पास जाओगे, इनसे बोलोगे, बतियाओगे, तो तुम्हें लगेगा कि ये सब तुम्हारे ही हैं। तुम ही में धीरे-धीरे उतर रहे हैं, और तुम्हारे अनजाने ही तुम्हें भीतर से भर रहे हैं। मेरा क्या, भर्त्सना हो, जय-जयकार हो, कोई मुझ तक पहुँचने वाली नहीं। ये कविता पता नहीं कब उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज इतनी जीवंत हो उठी है कि इस कविता में न केवल उनकी रचनात्मकता, बल्कि उनके समूचे दर्शन को हम तलाश सकते हैं। रामदास जी को साहित्यिक सम्मानों या किसी तरह की महत्वाकांक्षाओं में कभी नहीं वो पड़ने वाले, कभी कोई लालसा नहीं रही। उनकी राह कुछ अलग है, बस उन्हें लिखना अच्छा लगता था। कोई 80 बरस पहले शायद उन्होंने लिखना शुरू किया होगा। वो एक ऐसे लेखक और साहित्यकार अभी तक हमारे बीच में थे, जिन्होंने आज़ादी के पहले आँख खोली, और आज़ादी के बाद इतने दिनों तक 60-70 वर्ष तक उन्होंने लेखन कार्य किया। तो 2 तरह की अनुभूतियाँ, 2 तरह का देश, 2 तरह की व्यवस्थाएँ उन्होंने देखी, और शुरू से अंत तक प्रेमचंद की तरह आम आदमी को ही अपने साहित्य सृजन का विषय बनाया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। उनके सुख-दुख, अभाव और मुश्किलें, पता नहीं कितनी अनंत कथाएँ अपने गाँव के आस-पास उन्होंने देखी होंगी, सुनी होंगी, और भीतर ही भीतर विकलता के साथ महसूस की होंगी। और वो सारी अनुभूतियाँ उनकी रचनाओं में महसूस की जा सकती हैं। इतनी स्मृतियाँ कि दिल्ली में बैठकर भी वो अपने गाँव के पगडंडियों को याद करते हैं, बचपन की। और जब इतनी पुरानी स्मृतियाँ अनुभूतियों का सहारा पाती हैं, तब वो एक रचना बनकर पाठक के सामने होती हैं, और उनका जीवन बड़ा लंबा हो जाता है। ये आम जन की कहानी, कविता, उपन्यास, यही सब उनके नायक थे। उसको बदलने की आज तक उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस हुई। सड़कों पर फैली गरीबी, बेसहारा बचपन, ये सारी चीज़ें उन्हें कचोटती रहीं। उनकी एक कविता की पंक्ति है कि गली-गली कूड़ा बटोरता देखो बचपन बेसहारा। इतनी संवेदनशील कविता है। 3 लाइनें मैं पढ़ता हूँ। गली-गली कूड़ा बटोरता देखो बचपन बेचारा, टूटे हुए ख्वाब लादे, फिरता यौवन का बंजारा, कहीं बुढ़ापे की तन्हाई,
करती दई दई होगी। ये एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं उनकी। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के भी ऐसा लेखक हो जाना अपने आप में बड़ी बात है, जो धीरे धीरे अपनी राह पर चला हो और समाज की भरपूर स्वीकृति पाई हो। उनकी रचनाओं ने व्यापक पाठक संसार को अपनी ओर आकृष्ट किया। उन्हें अपने आप और अपनी कलम पर विश्वास था, अपने विश्वासों पर विश्वास था। लिहाजा वे सहज भाव से आगे बढ़ते गए। आम आदमी के दुख, दर्द, करुणा और संवेदना की अकथ कहानी भी उनके साथ चलती रही, जिसे व्यक्त करने की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। वे न परंपरा का अंध अनुसरण करने वाले थे और न ही परंपरा की खिल्ली उड़ाने को आधुनिकता समझने वाले। जो कुछ अप्रासंगिक हो गया, निरर्थक हो चुका है, वो तो खुद ब खुद छूटता चला जाता है। उसे छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो कुछ आ रहा है उससे बहुत कुछ ग्रहण करने की परंपरा आगे चलकर खुद ब खुद अपने आप में एक आधुनिकता बन जाती है, आधुनिकता का हिस्सा हो जाती है। रामदरस जी दिल्ली में इतने बरस रहकर भी अपने गांव की मिट्टी, खेत का पानी और उसकी गंध नहीं भूले। वहां के दुख, वहां की समस्याओं के बीहड़ को उनका गांव उनके साथ साथ चलता नजर आया उनके समूचे जीवन काल में। उनके बीज शब्द हैं गांव, मिट्टी, परंपरा, अपने लोग। उनके निकट जाएं तो आ, इन शब्दों के नए नए अर्थ प्रस्फुटित होते रहते हैं। बल्कि इनका एक समूचा दर्शन है, जो रामदरस जी के गहरे लगाव का पता चलता है इन लोगों के साथ। रामदरस जी यह भी बड़े सहज और अकुंठ भाव से स्वीकार करते हैं कि मैं कोई चमत्कारी प्रतिभा का व्यक्ति नहीं हूं। बहुत जल्दी में आपाधापी में कोई चीज नहीं समझ पाया। एक जगह उन्होंने लिखा है और एक बार मंच पर भी वो जिक्र, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था और ये सच है। और यही उनकी कविताई में, यही उनके गद्य में, यही उनके उपन्यासों में जगह जगह झलकता है। उनकी गजल जो बहुत मकबूल हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई, उनका जीवन ही तो है, उनकी समूची यात्रा ही तो है कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। जमी खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या न मुझको वह दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली मगर धीरे धीरे। पूरी कविता रामदरस जी का जीवन है। अब इस कविता, जब ये अनुभूतियां दूसरों को अपनी लगती हैं तो पाठक सहज उसे स्वीकारता है और उससे अपना एक संबंध बना लेता है और ऐसी रचनाएं अमर हो जाती हैं। एक संस्मरण में उन्होंने लिखा कि जाड़े के दिन थे, माँ को याद करते हुए वो लिखते हैं कि माँ पास बैठी थी और हम लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे और माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेटा क लिखो, और बच्चे की उंगली पकड़कर आहिस्ता से क घुमाने लगी। सहचर से समय जो उनकी आत्मकथा है उसमें इस घटना का जिक्र है। वो लिखते कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, पढ़ाई का कोई अलग से वातावरण भी नहीं बनाया गया था। इसलिए मैं माँ के साथ कौड़ा तापने की सहजता से उसके साथ क लिखने लगा। माँ को लगा जैसे मेरे भीतर बंधी हुई कोई गांठ खुल रही है। उनके स्पर्श की आंच से जड़ता धीरे धीरे मेरे अंदर की पिघल रही थी।
भीतर सोई हुई कोई अवरुद्ध चेतना अपनी उष्मा फेंक रही थी। माँ बहुत विश्वास से मुस्कुराई थी और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि 1 हफ्ते में मैं पूरी वर्णमाला सीख गया। इस क से शताब्दी पुरुष बनने तक रामदरस मिश्र जी को हम इसी रूप में याद कर सकते हैं कि जिस कृति में मैंने पहली बार उन्हें संपूर्णता में पाया, वो सचमुच में एक दिग्गज और कालजयी लेखक के रूप में हमें नजर आए। वो उनकी आत्मकथा है सहचर है समय, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि उनके उपन्यासों में जल टूटता हुआ और अपने लोग हिंदी साहित्य की दुनिया में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं और अलग तरह का उपन्यास हमें लगता है। सचमुच कालजयी और उनकी रचना यात्रा ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य की उपलब्धि हैं ये। यकीनन ये उन उपन्यासों में से हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर ये न लिखे गए होते, तो शायद हिंदी उपन्यास यात्रा में कुछ न कुछ अधूरापन रह जाता। उनकी एक कविता है पता। मैं रामदरस जी की कविताओं से ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, चूँकि काव्य चलाता हूँ, तो कविताएँ ही ज़्यादा पढ़ता हूँ। पता में वो लिखते हैं कि चारों ओर काँटों का जंगल है और भीतर कहीं एक डरी हुई लता है। जाओ, चले जाओ, यही उसके घर का पता है। ये उनकी स्मृतियाँ हैं, याद कर रहे हैं खुद को। जैसे उनके जीवन को परिभाषित कर रही हैं। इस लंबी यात्रा में क्या नहीं झेला होगा उन्होंने। शहर की पगडंडी, गाँव की पगडंडी से लेकर शहर की चमचमाती सड़कों तक क्या कुछ नहीं रहा होगा जीवन में। लेकिन इसके बाद भी अपनी यात्रा पे, अपनी इतनी बड़ी यात्रा पे वो मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञता बोध से भरे हुए लेखक। एक कविता है उनकी कि आभारी हूँ दोस्तों। इसमें लिखते हैं कि आभारी हूँ बहुत दोस्तों, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। सुख में, दुख में, हार जीत में एक नहीं 100 बार मिला। सावन गरजा, भादों बरसा, घिर घिर आई अंधियारी। कीचड़ कांदों से लथपथ हो, बोझ हुई घड़ियां सारी। तुम आए तो लगा कि कोई कार्तिक का त्योहार मिला। आभारी हूँ बहुत दोस्तों, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। जो लोग भी उनकी रचना यात्रा में जुड़ते गए, कभी वो भूले नहीं और कहीं न कहीं अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान दिया। दिल्ली में रहकर भी गाँव-गिराँव, खेत-खलिहान उनके जीवन में रचा बसा रहा, जिसे वो गाँव का बचपन कविता में याद करते हैं और लिखते हैं कि गाँव बचपन का मुझको बुलाता सदा मुस्कुराता हुआ, रंग-बिरंगी शहरी तन्हाइयों के बीच आता हुआ, तंग गलियाँ, खुले रास्ते, खेत-खलिहान, अमराइयाँ, मैं गुज़रता था हमजोलियों संग हँसता-हँसाता हुआ। जब कभी भी अकेला हुआ तो लगा मैं अकेला नहीं, अपनी फसल से था करता उन्हीं नहाता हुआ। ये ये सारी कविताएँ रामदरस जी की सिर्फ़ कोई कोरी कल्पना की कविताएँ नहीं हैं। उनमें इनके जीवन की ढेर सारी अनुभूतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो सारे संघर्ष हैं, जो आज हमारी थाती हैं और आने वाले सैकड़ों सालों तक वो हमारे साथ यात्रा में इस तरह से बने रहेंगे। मैं उनकी स्मृतियों को पुनः सादर प्रणाम करता हूँ और आगे अलका मैम हमारे बीच हैं, मैं बड़ा व्यग्र हूँ, उन्हें सुनने के लिए मैं उनके सामने क्या ही बोलूँगा। ये कुछ एक पत्रकार के रूप में जो जो कुछ हमारे हमारे पास था, मैंने उन्हें याद किया। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमें बुलाने के लिए और मंच पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, रत्नेश मिश्रा सर। जिस तरह का आप अपने पेज पर मैं सुनती हूँ हमेशा अमर उजाला काव्य, मैं भूल ही गई थी कि आप संवाद के मंच पर बोल रहे हैं। यह अपने
अमर उजाला काव्य का प्रसारण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने सदी के महान साहित्यकार रामदरस मिश्र सर को याद किया। और जिस तरह से आपका जो अ, बोलने का मैं देख रही थी कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे, सचित्र वर्णन जैसे मुझे लगा कि मैं उन चित्रों को देख पा रही हूँ जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं। उनकी कविता की, उनके गीत की, उनकी किस तरह का क्या लेखन रहा, उपन्यास की जो प्रक्रिया थी उपन्यास लेखन की, उसमें भी कितना महत्वपूर्ण योगदान रामदरस मिश्र सर का रहा। और रहता भी क्यों नहीं, इतना लंबा, इतनी लंबी उनकी साहित्यिक यात्रा थी। और वो यात्रा अनवरत उनकी किताबों के मध्य जितने भी हम पात्रों को देखेंगे, उनकी कविताओं में जिन विषयों को देखेंगे, हमेशा वो हमारे बीच रहेंगी। जिस तरह से आपने आत्मकथा के माध्यम से बात की, हमने भी जितना कुछ सुना है साधारण पाठक के रूप में, एक कार्यक्रम है साहित्य तक, उन पर एक बार मैं जी। उनका इंटरव्यू देख रही थी सर। तो वो हुँ, अभी की हुँ, बात हुँ। नहीं है, बहुत पहले की बात है, इधर तो मैंने नहीं देखा। तो तब तो और पिछले ये साल आए थे? लगभग लगभग एक, जी, जी, जी। तो वो मतलब तब की बात है सर, जब उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है ना, उसके बाद बहुत सारे उनके इंटरव्यू हुए। तो अगर अभी हम खंगालते हैं तो एक के बाद एक इंटरव्यू, और इतनी उनकी वाणी में खनक है अपनी बातचीत रखते हुए। तो कविता लेखन को लेकर एक बहुत छोटी सी बात जो मेरे जहन में घूम रही थी, वो मैं साझा करूं। बाकी तो अलका जी बैठी हुई हैं, वे बहुत विस्तार से संस्मरणात्मक उनका अपना व्याख्यान उनका रहेगा, और बहुत सारी बातें हम उनके साथ करेंगे अभी। तो उन्होंने कहा कि कविता जो है वो अनायास ही ऐसे नहीं आ गई है। कविता के प्रति विशेष रुचि बचपन से ही उनकी रही। और जब वो कक्षा 2 के विद्यार्थी थे, तभी उनके उनके मन में ये था कि मैं भी कविता लिखूं। और उन्होंने चर्चा जी। की थी कि मदन द्विवेदी कवि की कोई कविता उनके लगी हुई थी पाठ्यक्रम में, और बड़ा हुँ, प्रयास करते थे लेकिन लिख नहीं पाते थे। और एक बहुत हुँ, ही खास बात जो उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है कि उन्होंने अपनी सीमाओं को सामने आकर स्वीकार किया। और कई हुँ, बार हुँ। अपने साक्षात्कार में और अपने लेखन में, अपनी आत्मकथा में उन्होंने ये लिखा है कि मैं बहुत जबकि तीव्र रत्नों में से थे, रत्नों में से वो जबकि उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के रत्न में से थे वो। जी, जी। और उन्होंने कहा मैं मेधावी नहीं था, मैं तो सीखने की प्रक्रिया में बहुत पीछे था। और जो आपने बात बताई कि उनकी माता जी ने सिखाया राख में काव बनाना, तो उससे हुँ, अगर उस तरह का एक साक्षात्कार हम देखते हैं, उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि स्कूल की तरफ से तो उनको ये कह दिया गया ये लिख पढ़ नहीं सकता ये बच्चा। तो हुँ, वो उन्होंने बताया कि मैं तो बड़ा ही खुश हो गया। ये सर उन्हीं की भाषा है कि मैं तो खुश हो गया, अब तो मुझे लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी माँ के साथ वो बैठे हुए थे सर्दी के दिनों में, और उन्होंने राख पर उनको लिखना सिखाया। और हुँ, रही कविता लेखन, तो कक्षा 2 से ही जिस बच्चे की लेखन में रुचि रही हो, मतलब उनका बचपन था, तो क्यों नहीं वो इतने बड़े महान कवि बनते। और फिर वो लिखते रहे। कक्षा 6 में उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, जो कि उन्होंने खुद इस चीज की चर्चा की है कि उन्हीं के पास के गांव में एक बड़े कवि थे, उनको दिखाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं लिखिए, आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो उनकी पहली कविता जो पूरी पूर्ण कविता बन पाई, वो भी कहीं ऐसे ही नहीं बन गई। उनके दिमाग में बहुत से विचार भाव पहले से घूम रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि धीमी गति से चलते हुए भी उनका एक महान व्यक्तित्व हमारे सामने आया। सदी के महान रचनाकार के रूप में हम उनको जान पाए, देख पाए, समझ पाए। उन्होंने खुद अपना जीवन नहीं जिया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी उनके लेखन के माध्यम से मेरी पीढ़ी के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिली। तो इस तरह से जी, बहुत सी बातें हैं। मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में आज उपस्थित हैं अलका सिन्हा जी। अलका सिन्हा जी, मैंने आपको दर्शकों को बताया था कि जिस पूर्णमासी के चांद की आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं,
तो उनकी चर्चा के लिए मैं कुछ सितारे खोज कर लाई हूँ अपने दर्शकों के लिए और अपने संवाद परिवार के लिए। तो इसमें एक महान जो है हमारे समय के बहुत ही क्रिएटिव हमारे बीच के रत्नेश मिश्रा जी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, कविता में गहन रुचि होने के साथ ही आपने अभी उनकी प्रस्तुति भी देखी। तो आकाशवाणी में वर्षों तक कमेंटेटर की भूमिका में आप रहीं और हम सब आपसे परिचित हैं। और दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की प्रस्तोता के रूप में तो आप विशेष प्रसिद्धि आपने हासिल की है। तो आपका परिचय मैं केवल एक औपचारिकता वश दे रही हूँ, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबको आपके परिचय की कोई जरूरत नहीं है। आप तो हमारा ही परिचय है साहित्य की दुनिया में। एक लंबी साहित्यिक यात्रा आपकी रही और बहुत सारे कविता संग्रह, बड़े प्रसिद्ध कविता संग्रह आपके रहे। तेरी रोशनाई होना चाहता हूँ, कौन नहीं जानता इस कविता संग्रह, इतना आकर्षक आकर्षक नाम है, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, मैं ही तो हूँ ये कविता संग्रह आपके रहे। सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझ में कैसा, नेह, खाली कुर्सी, ये कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहे। आपकी एक बहुत ही सुंदर डायरी हमारे बीच में है, रूहानी रात और उसके बाद। और ये सब करते हुए क्यों ना आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, ये बहुत लाजमी था। वातायन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको मिला, हिंदी अकादमी सम्मान मिला, नई धारा सम्मान मिला। आपका परिचय बहुत विस्तृत है और विशेष है। हमारे सब दर्शक भी और हमारा संवाद परिवार भी आपको अपने बीच में पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ सदी के महान रचनाकार रामदरस मिश्र सर के विषय में बातचीत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी बात शुरू करें। अलका सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सरोज जी। और रत्नेश मिश्र जी हमारे बीच में हैं। पहले तो मैं संवाद मंच को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ कि सदी के महान नायक, हम सब के प्रेरक, दीप स्तंभ, उनके बारे में एक इस तरह की चर्चा गोष्ठी, इसकी ज़रूरत हम सभी को लग रही है, क्योंकि उनके ना होते हुए भी हम उन्हें बार बार याद करना चाहते हैं। उनका कुछ स्वभाव ही ऐसा था, लेखन और जीवन दोनों समानांतर चलते थे। ऐसा बहुत कम होता है कि आप लिखते जो हैं वही जीते हैं। होता क्या है कि जो हम जीना चाहते हैं और जी नहीं पाते, उसे रचना में डाल देते हैं और कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाते हैं कि अगर मैं दुनिया में ऐसा नहीं कर पाया तो चलो मैंने अपनी एक दुनिया रच ली जिसमें ऐसा हो गया। मगर मिश्र जी ऐसा नहीं करते थे। मिश्र जी जिस दुनिया को देखते थे उसमें बहुत कम बदलाव के साथ, लगभग मामूली बदलाव के साथ, जो कहानी या किसी कविता के लिए जरूरी शर्त होती है, बस उतने भर बदलाव करते थे। मतलब उन्होंने कभी किसी को बड़ा हीरो नहीं बनाया, कभी किसी को जीरो नहीं बनाया। एक कॉमन मैन क्या कर सकता है, ये उनकी कहानी के पात्र जो हैं वो कर जाते हैं। और इसीलिए उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं बहुत आम लोगों से जुड़ जाती हैं और इतना आम जुड़ जाती हैं कि मतलब कई बार लोग उनको ही आम समझने की भूल करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ये इतना सहज व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति, तो मतलब बड़ा आसान व्यक्ति है। सरल और सहज होना आसान नहीं होता, वो बड़ा कठिन होता है। आज जब आप महसूस करते हैं कि हम कोई आदमी बहुत मेकअप करता है, वो मेकअप करता है क्योंकि उसे लगता है उसके चेहरे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे उसे बदलाव करना है। लेकिन एक समय के बाद हम सब तटस्थ से हो जाते हैं और हमें लगता है, उदासीन नहीं, तटस्थ हो जाते हैं और हमें लगता है मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही लोगों के सामने आऊँ। ये बात मिश्र जी के अंदर शुरू से रही। मेरी उनसे मुलाकात 96 में या 95 में हुई होगी, तब मेरी पहली किताब निकलने वाली थी और उस सिलसिले में कुछ लोग, कोई परिचित हमें वहाँ उनसे मिलाने ले गए थे। तो वहाँ मैंने चाहा कि अगर आप मतलब मेरी किताब पर लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा किताब छोड़ जाओ। अब देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं। आजकल क्या होता है, आज का समय इतना मुश्किल है कि हमारे पास भी आती है, हमें भूमिका लिख दीजिए। तो अगर हम ये कह दें ना कि आप किताब छोड़ जाइए, मैं देखूंगी, तो दूसरे से भी हजम नहीं होता। लेकिन वो समय और था, वो जो 90s का दौर बता रही हूँ मैं, उस समय ऐसा था कि स्पष्टता थी। यूं ही सबको वाहवाह नहीं करना और यूं ही सबको उखाड़ना भी नहीं है। तो कैसे किया जाए कि एक लेखक दूसरे लेखक के साथ न्याय करे, ऐसे कुछ लोग थे। मिश्र जी उनमें सबसे आगे थे।
तो जब उन्होंने ये कहा मैं छोड़ जाऊँ किताब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती थी कि किसी परिचय या किसी पहचान के कारण वो मेरी किताब पर लिखें। तो जब मैंने वो छोड़ दिया, बाद में उनका फ़ोन आया। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा साहित्यकार, मैं बिल्कुल नवोदित उस समय पहली किताब आ रही थी मेरी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुमसे बात करनी है, तुम घर आ जाओ। वाणी विहार में रहते थे। तो मैं वाणी विहार गई और उन्होंने कहा कि तुम लिखती तो बहुत अच्छा हो, पर छपी नहीं हो, तुम्हारा नाम मेरी आँखों से गुज़रा नहीं है। तो अब मुझे, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सलाह दी, जो मैं आज सबके बीच में रखना चाहती हूँ आपके संवाद मंच के ज़रिए। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी लिखते हैं, उसे पुस्तकाकार करने से पहले पत्र-पत्रिकाओं में छपने को भेजिए। एक पुस्तक छपेगी 500, 700, 1000 कॉपी, लेकिन पत्रिकाओं में आपकी एक रचना हज़ारों तक चली जाएगी, लाखों तक चली जाएगी। और ऐसी कई रचनाएँ कई पत्र-पत्रिकाओं में जाएँगी, तो आप बहुत बड़े समूह से, बहुत बड़े वर्ग से, बहुत व्यापक समुदाय से आपका संवाद बनेगा। तब जब आपकी किताब आएगी, तो आपको महसूस होगा कि आपको लोग जानते हैं और आपकी किताब खरीदेंगे, वरना कोई क्यों खरीदेगा? किसी को क्या पता अलका सिन्हा कौन है? वो क्यों उसकी किताब खरीदे? तो ये जो बात उन्होंने बताई, ये मेरे मन घर कर गई। और मैंने मतलब कोशिश की कि हर किताब मेरी उसके बाद जो भी छपी, उसकी रचनाएँ पहले कहीं न कहीं छप जाएँ और उसके बाद मैं उसको किताब में डालने के लिए उस फ़ोल्डर में डालूँ जिसमें कि किताब की सामग्री रखी जाती है। तो एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने मुझे तभी दी। और दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, वो ये थी, आपसे बताऊँ, कि जब मैं पहली बार उनके घर जा रही थी, तो मुझे लगा इतना बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम क्यों नहीं, क्योंकि मैं जब बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी, मुझे याद है कि मैंने जो पहली कविता प्रतियोगिता पुरस्कार जीता था, वो उन्हीं की कविता पर थी। वो कविता थी कि बंद कमरों में तुम कब तक प्रतीक्षा करोगे बसंत की, देखो खिड़की के बाहर तो बसंत आ चुका है। तो ये कविता थी और बहुत अच्छी कविता लगी थी मुझे, और एक तरह से मेरा कविता में रुझान बढ़ गया था, ऐसी कविता को पढ़ने के बाद। मैंने जीवन में नहीं कभी सोचा था कि मैं कविता भी लिखूँगी और उस कवि के पास बैठूँगी जिसकी कविता से मेरे मन में रुचि पैदा हुई कविताएँ लिखने की। तो उनके साथ जब बैठने का मिला, तो मैं बड़ा अंदर से घबरा रही थी। मुझे लग रहा था अंदर जाऊँगी तो पता नहीं कैसा होगा, दरवाज़े पे बाहर चप्पल खोल कर जाऊँ, कारपेट बिछा हुआ होगा, मैं मतलब क्या करूँगी? दिमाग बड़ा ऐसा था। ऐसा ही कोई भी नया लेखक करता है जब किसी बड़े लेखक के पास जा रहा होता है। पर जैसे ही मैं अंदर गई, तो पहले उनके दरवाजे पर एक हरसिंगार का बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ था और बहुत सारे फूल झरे हुए थे नीचे। तो जब मैं अंदर गई, तो मैंने देखा कि उनकी टेबल पर एक अच्छे से बाउल में, ब्रास के बाउल में वो फूल रखे हुए हैं। तो मन को बड़ा अच्छा शीतल-सा महसूस हुआ, फ्रेश महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे जब बात करनी शुरू की और मुझे बताना शुरू किया कि मैंने ये लिख दिया है तुम्हारे लिए, दिखाया उन्होंने, मेरी कुछ रचनाओं को कोट किया, तो मुझे लगा एक इतना बड़ा व्यक्ति क्या किसी नए नए लेखक के लिए इतना समय निकालता है, कि न केवल लिखा बल्कि मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की। तो ये उनकी जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। उन्होंने किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम पहली बार मेरे घर आ रहे हो, तुमने अभी पहली रचना लिखी है, तुम्हारी अभी एक भी किताब नहीं छपी है, ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कहा तुम सब मेरी बिरादरी को, कलम थाम ली तो हम सब एक बिरादरी के हो गए, आओ बैठ के बात करते हैं। और मतलब एक जो गज़ब की सादगी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही, वही सादगी उनके कृतित्व का भी हिस्सा रही। तो वो भी मुझे बहुत इसलिए बड़ा अपील करता था कि उनमें दोहराव नहीं था, उनमें बिखराव नहीं था, उनमें बनावटीपना नहीं था। जो वो जीते थे, वही वो लिखते थे, और जो वो लिखते थे, वही वो दिखते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो अ, कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने समझा, उस मतलब उनका भी आप मिश्र जी बड़ी अच्छी, रत्नेश मिश्र जी, उनके पसंद की, जो हम सबके बहुत पसंद की गज़ल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे, का पाठ किया उन्होंने। हम सब की बड़ी फ़ेवरेट गज़ल है। उसकी वजह सिर्फ़ ये नहीं है कि उसके अंदर भाव जो हैं वो बड़े सुंदर हैं, वो हम सबके जीवन से जुड़ जाते हैं। मिश्र जी के जीवन का पूरा दर्शन बता देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जबकि लोग रातों-रात खुदा हो जाना चाहते हैं, स्टार बन जाना चाहते हैं, उस दौर में मिश्र जी कहते हैं, बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे-धीरे, यानी धीरे-धीरे चलना कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। आजकल तो लोग यूँ सोचते हैं कि जो धीरे चल रहा है वो पीछे रह गया रेस में। मिश्र जी ने कहीं इसके लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया कि मैं पीछे रह गया या आगे। वो कहते हैं जहाँ लोग पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे-धीरे।
और सच में लोगों ने उन्हें पहचानने में थोड़ा समय लगाया। लोगों को ऐसा लगता था कि वो इतने सहज हैं, इतने सरल हैं। जो उनके निकट आता था बाद में कहीं न कहीं उनको ये लगता था कि ये तो बहुत ही सरल सहज व्यक्ति है, और शायद इसलिए ना उनको कहीं किसी हद तक कुछ लोग फॉर ग्रांटेड भी लेते थे। मगर मैंने ये पाया कि मिश्र जी को जहाँ मना करना होता था, जहाँ उनको लेखकीय स्वाभिमान थोड़ा भी लगता था दांव पे लग रहा है, तुरंत मना करते थे। और मना करने में कोई संकोच नहीं होता था, मना करने के बाद कोई मलाल नहीं रहता था। ये बात मतलब हम मुझे कई बार लगता है हम लोग कई जगहों पर ऐसे मौके आते हैं कि मुझे लगता है मना कर दी जाए, नहीं कर पाऊँगी या कोई ऐसा है, लेकिन फिर बार-बार कैसे कह दें? मतलब बहुत मुश्किल होता है मना करना। समाज में इतना बड़ा समुदाय है, उसके बीच में आप जी रहे हैं, उस समाज के साथ-साथ चल रहे हैं, कैसे मना कर दें? लिहाज़ भी होता है, थोड़ा संकोच भी होता है और कुछ हद तक कहीं डर-सा भी होता है। हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप बेबाक मना कर दें, लेकिन मिश्र जी को जब मना करना होता है, तो मना कर देते हैं। मुझे याद है जब वाणी विहार में ही थे, तो उनके यहाँ जो वहाँ के क्षेत्र के विधायक थे, वो आए और उन्होंने किसी बात पर उनका सम्मान करने की बात कही थी। बात बहुत पुरानी हो गई, मुझे इतना बहुत अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन जो याद है वो ये है कि मिश्र जी ने इसलिए मना किया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और हुआ ये अंत में कि मिश्र जी के कार्यक्रम में वो जो राजनेता थे वो वहां पहुंचे, ना कि मिश्र जी उनके कार्यक्रम में पहुंचे। तो ये जो एक साहस था वो उनके भीतर बड़े गजब का था। और उन्होंने कह दिया तो कह दिया, उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जब ये बात आती है तो मुझे एक बात ये भी कहने का मन करता है कि मिश्र जी को लोगों ने कई बार ये समझा कि ये ना बड़े इजी गोइंग कवि हैं, है ना? किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, कोई विवाद। हम एक कार्यक्रम में गए थे, मुझे ध्यान है, वो भी शुरुआती समय की बात है, 90s की बात है। उसके बाद से मेरा परिचय जो है मिश्र जी से बड़ा प्रगाढ़ हो गया था। और मिश्र जी बड़ा स्नेह भी देने लगे थे हमारे, मतलब कहीं कार्यक्रम होता था तो पूछ लेते थे अगर चलना है तो चलो साथ। तो उसमें यूँ बात उठी कि किसी ने कहा कि मिश्र जी कंट्रोवर्सीज़ से बचते रहे। अब इस बात पर तो हंगामा हो गया, बड़ा ज़ाहिर था। तो मुझे ये बात चुभ गई मन में, और मैंने उस वक़्त ही, मैं उसमें कोई वक्ता नहीं थी, बहुत बड़े-बड़े वक्ता लोग थे वहाँ पर। तो मैंने फिर भी एक पर्ची भेजी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और जितना मैंने उस वक़्त उनकी सिर्फ़ कविताओं को पढ़ा था और उनको पढ़ते हुए मैंने बात की, और मैंने कहा कि अगर आप पूछते हैं कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी है, वो कहते हैं मैंने पानी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है? और वह हरहराता हुआ खेतों में बह गया, चारों तरफ हरियाली का उत्सव जाग उठा। तो धर्म की जो ऐसी परिभाषा देगी, हाँ, वो विवाद से बड़े होना नहीं चाहते, विवाद से चर्चा में बने रहना नहीं चाहते। इसलिए जो उन्होंने चाहा वो ये था कि जो उसका असली क्रक्स है, जो उसका असली मूल है, हमारे श्रोता, हमारे पाठक वहां तक जाएं। और आज जो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और पता नहीं ईश्वर को हम कहाँ कहाँ बांधने की कोशिश करते हैं, उसके भीतर हम अपने अंदर जाने और अपने अगर आचरण को शुद्ध कर लें। जीवन शैली कहते हैं, सनातन जो वो जीवन शैली है, तो वो कोई धर्म नहीं है। तो धर्म तो वही है जो कि पानी की तरह बहता है, हवा की तरह सबको छूता है। किसी का धर्म जात पूछ कर नहीं छूता कि तुम ये धर्म हो, मैं भी उसी धर्म का हूं तो छूंगा। हर किसी को स्पर्श करता हुआ जाता है, हर किसी को ठंडक पहुंचाता हुआ जाता है। ऐसे ही पानी हर किसी को अपनी तरह से भिगोता हुआ जाता है। तो मिश्र जी की रचनाएं जो बैठकर पढ़े बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो वो महसूस करेगा कि उनके भीतर तक उतर जाती हैं। एक बार मुझे इसी सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, जहां उन्हें कहना होता है किस तरह से, कितनी बेबाकी से मैं कहती हूँ। अब क्यों मैं किसी पत्रिका का नाम लूं, लेकिन जब मैं बात करूंगी तो आप समझ जाएंगे कि वो पत्रिका कौन सी थी। लेकिन कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जो अपने आप को स्थापित करने के लिए या चर्चा में बना रहने के लिए बड़े छोटे छोटे ऐसे विषय उठा लेती हैं, मतलब छोटे से भी ज्यादा कहना चाहिए, हीनता पर चली जाती हैं। और उनका जो, उनकी मर्यादा भी कई बार कलुषित हो जाती है, लेकिन वो चर्चा में आ जाती हैं और उनकी बिक्री बढ़ने लगती है। तो कविता बिकाऊ नहीं होती है, लेकिन ऐसी पत्रिकाओं के ऊपर एक उन्होंने वो लिखा, क्या कहते हैं, व्यंग लिखा। और मुझे याद है हम उनके घर गए तो कहने लगे कि, बड़ा मुस्कुरा कर कहने लगे कि भाई मैंने कुछ शरारती कविताएं लिखी हैं। तो हमने कहा अच्छा शरारती कविताएं, तो सुनाइए। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं कौन सी पत्रिका है क्या है, लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने कविता सुनाई।
वो कविता मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और आप लोग समझ जाएंगे कि कहाँ बात की जा रही है, किस तरफ इशारा है। ये तरीका होता है, मतलब एक सलीकेदार व्यंग भी लिखा जाता है, उसमें भी सलीका होता है। आप किसी का विरोध भी करते हैं, आप लेखक हैं, आप आम जन नहीं है, आम जन के बीच से हैं, लेकिन आम जन नहीं है कि आपको कहने का तरीका नहीं आता, आपने पत्थर उठाया और मार दिया, आपने किसी को गाली दे दी। नहीं, लेखक की दुनिया अलग है, उसकी शब्दावली अलग है। और देखिए क्या मजे से उन्होंने किस तरह से और कितना कसा हुआ तीर बांधा है। वो कहते हैं, मैंने एक पत्रिका निकाली है, नाम है कौआ। मैंने एक मैगजीन निकाली है, नाम है कौआ। दुनिया जानती है वह क्या क्या खाता है, मगर वह नहीं जानती कि वह सुबह शाम पीता है विदेशी पौआ। प्यारी विरहनियों 20 रुपए में, फकत 20 रुपए में इसे ले जाओ। यह प्यारा पंछी सगुन उचारेगा, यह प्यारा पंछी सगुन उचारेगा, पिया को पास बुलाएगा, चाहे वह कलकतिया हो या लखनऊआ। और पिया घर आ जाए तो भेज देना छपने को एक अनुभव महकौआ। अब आप देखिए, ये शब्द संयोजन देखिए, ये आसान बहुत कविता बढ़िया। नहीं है। जी, ये बहुत आसान व्यंग नहीं है, ये जी, आसान व्यंग नहीं। और ये कंट्रोवर्सी से बचने वाला रास्ता बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी पत्रिका के ऊपर आप इतना कटाक्ष करते हैं, जब आप कहते हैं अनुभव महकौआ, तो ये कहने का साहस होना चाहिए एक व्यक्ति के भीतर, हम नहीं कह बिल्कुल। सकते। तो ये मिश्र जी के भीतर जो इस तरह की बात थी, इसने मुझे मतलब मेरे मन में बहुत आदर दिया। और मैंने बहुत सीखा इस बात को कि जब अगर आपको लड़ाई भी करनी है, कहीं विरोध भी करना है, तो लेखक का विरोध करने का अंदाज दूसरा होगा। वो कहीं आंदोलन करने बैठ जाए, झंडे उठा करके नारे लगाने, ये लेखक का तरीका नहीं। क्रांतिकारी आंदोलनकारी ये दूसरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी भूमिका है, उनकी अपनी जगह जमीन है जहां वो लड़ाइयां काम करती हैं। लेकिन एक लेखक जो कलम लेकर लड़ता है, उसका हथियार कलम है, और हथियार से ज्यादा औजार है वो। उसे हथियार की तरह से भी ज्यादा वो औजार की तरह इस्तेमाल करता है, गढ़ता है वो समाज का परिष्कार करता है। तो उस परिष्कार को करने में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें कही। और मैं आपको बताती हूँ, कुछ और चीजें मैंने रखी हैं आप लोगों के बीच में, ताकि जोड़ा जा सके। कि एक जगह वो कहते हैं कि कुछ कविताओं के पहले आपको उदाहरण देती हूँ जो मेरे सामने दिख रहे हैं। अपनी धरती की सांसों को पी लिया है सांपों ने, उसे समुद्र पार से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये जो हमें इंपोर्ट करने की बड़ी लत लग गई ना, एक समय हुआ कि हम हर चीज ही, आज है ना कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं, वोकल फॉर लोकल हो रहे हैं। नहीं तो हमेशा यही रहा है कि आपकी ये क्या है, ये इम्पोर्टेड है, मेड इन जापान है, मेड इन ये फलाना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कद्र हो जाएगी, क्योंकि वो विदेश से यहाँ आ रहा है। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि योग हमारे देश का है, लेकिन जब योगा बन के आता है तो हमें स्वीकार हो जाता है, योग के नाम से हमें स्वीकार नहीं करते। तो उस जगह पर उस मानसिकता को, वो जो विदेशी चीजों की तरफ जो आकर्षण है, लोलुपता है, उसको पकड़ने की जो भाग है, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है कि वो कह रहे हैं, अपनी धरती की सांसों को पी लिया है सांपों ने, उसे समुद्र पार से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और हमारी धूप को लकवा मार गया है, उसके लिए विदेशों में बैसाखियां तैयार की जा रही हैं। धूप हमारी है, उसे लकवा मार गया है, और उसके लिए विदेशों में बैसाखियां तैयार की जा रही हैं। तो ये जो एक है कि हम हर बात के लिए विदेशी चीजों पर निर्भर करते हैं, विदेशी चिकित्सकों पर और विदेशी विद्वानों पर निर्भर करते हैं। हमने अपने देश के लोगों को, अपने विद्वानों को, अपने हुनर को जाना ही नहीं, उसकी कद्र नहीं की। तो इस बात को उन्होंने कहा। कई ऐसे हैं जैसे गांव और शहर को लेकर के उनके मन में हमेशा एक द्वंद्व रहा। वो मूलतः गांव के कवि रहे, और गांव का स्वभाव भी, उनके अंदर के गवईपना जो कहते हैं ना, ठसक गवईपना, हंसते थे तो क्या खिलखिला के हंसते थे। मतलब हमें लगता था कोई आज के समय में ऐसे भी हंसता है, उनके साथ बैठ करके हम भी हंसने लग जाते थे। ये हम बड़ा मिस करते हैं। तो मैं उसकी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और कुछ रचनाओं की बात करना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने जो महानगर का एक वो है, एक जैसे अज्ञेय की कविता थी कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम्हें डसना नहीं आया, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, तब कहाँ सीखा तब कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर एक इनका भी अपना एक अंदाज है कहने का। वो कहते हैं, बड़े सांप, मतलब महानगरों की स्थिति बता रहे हैं, बड़े सांप छोटे सांप, पतले सांप मोटे सांप, लाल सांप नीले सांप, काले सांप पीले सांप। मतलब शहर जो है, महानगर जो है, कितने रंगों के सांपों से भरा हुआ है। तो
कहीं सांप का जिक्र करते हैं, कहीं मच्छरों का, कहीं भेड़ियों का। तो मतलब उनका ऐसा है कि एक शहर में आप सुबह से डसे जाने के भय से ग्रस्त रहते हैं, डसे जाने के भय से ग्रस्त रहते हैं कि पता नहीं इधर बचा रहा हूं तो उधर काट ले रहा है, उधर बचा रहा हूं तो उधर काट ले रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं महानगर की, उसको जैसे अभी मिश्र जी ने बड़ी अच्छी कविता हमारे बीच में पढ़ी कि लता को लेकर के कि चले जाओ, वही भयभीत सी एक लता है, वही मेरे घर का पता है। तो वैसे ही एक कविता उनकी और भी छोटी सी है जिसमें वो कहते हैं कि सब सहमे हुए हैं, पूरा जंगल सहमा हुआ है, क्या आज यहाँ कोई आदमी आया था? मतलब एक आदमी का आना जंगल के वातावरण को, उसकी संस्कृति को, उसकी प्रकृति को इतना नष्ट कर देता है, इतना आहत कर देता है। तो ये सब बातें व्यंग में और इतने तीखे तेवर के साथ कही हैं, तो उसको हम कैसे मान लें कि मिश्र जी जो है वो व्यंग नहीं कर सकते थे, या वो उस तरह से। एक जगह वो बड़ा अच्छा, मतलब जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें क्या होता है कि एक रूल बनता है कि हम ये पॉलिसी बन रहे हैं, ये नियम बन रही है, यहाँ यहाँ लोगों को, गरीबों को लाभ होगा, यहाँ दलितों को लाभ होगा, शोषितों को लाभ होगा। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। अब आप कह रहे हैं सरकार पे, क्या सरकार पे उन्होंने नहीं कसी है कलम? देखिए वो कहते हैं बहुत ही तरीके से, उनका तरीका मुझे बहुत भाता है कि वो कहते हैं कि हमेशा आकाश से झरती है एक नदी और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। धरती प्यासी की प्यासी ही रहती है, कहने को आकाश से एक नदी बहती है। तो हमारी व्यवस्था में एक नदी बह रही है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। तो इस तरह के कितने ही व्यंग बाण हैं। राजधानी एक्सप्रेस उनकी बड़ी मशहूर कविता है कि वो किस तरीके से पारदर्शी शीशों के भीतर से बाहर की फिजा को देखते हुए जाती है, लेकिन जो दूसरे नॉर्मल ट्रेन हैं आप उसमें खिड़की से बाहर देखते हैं, ये वातानुकूलित है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। बैरंग बनाम पर चिट्ठियों में भी इस दर्द को उन्होंने व्यक्त किया है कि आधुनिकता किस तरह से छीन रही है, हमारी मौलिकता को छीन रही है, मासूमियत को हरती चली जा रही है। तो कहते हैं एक जगह कि अब चिट्ठियां आती हैं पर नाम नहीं होता। चिट्ठियों में पता लिखा होता है, नाम की जरूरत नहीं है, नंबर का मकान नंबर होता है बस। तो अब चिट्ठियां आती हैं पर नाम नहीं होता, शायद रिश्ते भी अब गुमनाम हो गए हैं। तो इस तरह बहुत बारीक सी चीजों को उन्होंने पकड़ा है, इतनी बारीक कि आपको लगता है कि अरे ये क्या बात हुई। आपको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि उसके अंदर जो बारीक सी बात थी, वो जो संवेदना है, वो कहीं आपसे चूक तो नहीं गई। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक कविता उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो वो कहते हैं इतने समय शहर बिता लेने के बाद भी वो जो उनका गंवई मन है, वो कहते हैं भगे जा रहे लोग यहाँ पर, भगे जा रहे लोग यहाँ पर, मैं अभी थोड़ा सा भूल रही हूँ, भगे जा रहे लोग यहाँ पर सबके सब, मैं अचरज से देख रहा हूँ, सच कहते हैं लोग के मुझ में अभी बहुत नादानी है। तो वो मतलब दुनिया भागती है, हम जैसे रोड क्रॉस करने लगते हैं, मुझे उनकी रचना हमेशा याद आ जाती है कि लोग दौड़ते हैं कि हम पार कर जाएंगे, लेकिन मिश्र जी जैसे लोग वो चुपचाप देखते रह जाते हैं, अच्छा ये भी गुजर जाए तो जाता हूँ, ये भी जाए तो जाता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं मैंने बहुत धीरे धीरे चला हूं मैं, लेकिन निरंतर चले। किसी को कुचलना, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। कभी किसी को गिराने उछालने वाली प्रपंच उन्होंने नहीं किया, कभी इस तरह की राजनीति में वो नहीं पड़े, बल्कि जो आया उनके सामने वो ऐसे उसको सहज भाव से स्वीकारा कि उसे ये महसूस ही, मतलब मुझे जो सबसे बड़ा दुख लगता है मिश्र जी के जाने का, कई चीजें हैं ऐसे तो, लेकिन ये लगता है हमें बड़ा कौन बनाएगा। हम जाते थे, उछल उछल के कोई छोटी सी चीज भी होती थी, हल्की सी भी कोई उपलब्धि आ जाती थी, हम दौड़ दौड़ के जाते थे, डॉक्टर साहब आज ये हुआ, आज ये, अगर ये बहुत बढ़िया। मतलब कोई पत्रिका में कोई गीत छपे, कोई गजल छपे, कोई कविता छपे, इतने उल्लसित होते थे, और कई बार तो उनका ही फोन आ जाता था, अलका तुम्हारी रचना वहां पड़ी, बहुत अच्छा लिखा है, तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा वो अच्छा, मतलब इतने खुलकर तारीफ करते थे। तो हमें अपने भीतर कहीं साहस पैदा होता था कि इतना बड़ा कवि कह रहा है तो शायद कुछ ठीक होगा, चलो और लिखते हैं और हिम्मत करते हैं, नया क्या लिखा। जब हम उनके यहाँ मिलने जाने लगते थे तो मेरे मन में ये हमेशा रहता था कोई ना कोई नई रचना लेकर जाऊंगी, क्योंकि जब वो बैठेंगे तो पूछेंगे नया क्या लिखा, तो पुराना नहीं सुनाना, नया लेकर जाना। तो ये जो एक सृजनात्मकता होती थी, एक जो सकारात्मकता होती थी उनके साथ बैठ करके उन पलों को जीने की, वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। और कहानियों की भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे को ध्यान आता है कि उनकी
एक कहानी है जिसके अंदर की एक छात्र जो है वो विधायक हो जाता है, और जो दूसरा है स्कूल का अध्यापक, वो दूसरा लड़का, सड़क कहानी है, उसमें है कि वो स्कूल का अध्यापक जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद चाय की दुकान चलाता है, और वो जो दूसरा उसका जो स्टूडेंट था जो बिल्कुल ही मतलब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता था और मेधा कुछ नहीं थी, वो एक विधायक बन जाता है। तो बाद में वो दोनों टकराते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो मास्टर जी हैं वो चाय की दुकान चला रहे हैं, तो वो जब उनको देखता है विधायक को, तो वो उसको देख करके कहता है, खादी तो उसने भी पहनी है, उस अध्यापक ने भी पहनी है, तो अपनी फटी हुई खादी को देखकर वो उनसे तुलना करता है और कहता है उसे क्यों नहीं मालूम कि खादी खादी में भेद होता है। वो खुद को समझा रहा है कि मुझे क्यों नहीं मालूम, उसे क्यों नहीं मालूम कि खादी खादी में भेद होता है। एक खादी उसकी है, एक यादव जी की है। यादव जी खादी पहनने के असली हकदार हैं क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है। नेताओं ने तो विकास किया है खादी का, और वह नहीं, उसके शरीर पर तो खादी फटती चली गई है। तो ये बड़े मार्मिक से प्रसंग हैं। अब गांव में नेताजी का बंगला बन गया है, मगर जनता की झोपड़ी वहीं की वहीं है। तो ये इतना तीखा तेवर हम कैसे कहें कि वो उससे आलोचना से बचते रहे। एक और मुझे ध्यान आ रही है, एक स्कूल की टीचर, अंग्रेजी की टीचर है, और वो कहती है कि एक तो कुंवारी स्त्री, हाँ, वो कहती है कि मिस आलूवालिया नाम की वो टीचर है, और बड़ी अदा से, मतलब कई जगह आप ऐसे टीचर्स को देख लेंगे जो कि बड़ी अदा से रहते हैं, पढ़ाना लिखाना है नहीं, अपने तैयार होने में और इन सब चीजों में मगन रहते हैं। तो वो स्त्री विमर्श से बिल्कुल हटकर उनका अपना व्यंग है। जहां स्त्री विमर्श सब उसको बेमतलब का लीपापोती कर रहे हैं, वो कहते हैं कि काम काज करने में स्त्री पुरुष मत देखो, काम देखो। और उस जगह पर वो, उसमें मिसफिट कहानी है उनकी, उसमें वो निकालते हैं, उसमें व्यंग करते हैं कि मैं मिस आलूवालिया के जाने की अदा देख रहा था, बिल्कुल अंग्रेजों की सी अदा, एक तो स्त्री, दूसरे कुमारी, तीसरे इंग्लिश कुमारी, और चौथे गुस्से में। अब ये जो अंदाज है इनका, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे क्या क्या बात करूं, समय भी पता नहीं कितना हो रहा है, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी याद आ रही हैं। एक तो खास करके ये बात आती है याद कि जब उन्हें पद्मश्री मिला, तो हम उनके घर पर थे, कुछ बहुत थोड़े से गिने चुने लोग उनके घर पर पहुंचे थे। स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहता था, व्हील चेयर पर बैठने लगे थे, उन्हें बुलाकर, लेकिन उन्होंने कहा मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं चाहता हूँ ये सम्मान मुझे दिया जाए। तो जब वहां पहुंचे, तो जब उन्हें मिल गया, तो उस समय तक तो बड़ा हम सब, अब उनके साथ हम बच्चे बन जाते थे। तो जब वो वहां तक रहे तो हम सब बड़े स्कूल के बच्चों की तरह चुपचाप करके बैठे रहे। जैसे ही वो लोग गए, वहां से चले गए, जो राष्ट्रपति भवन से आए थे और अवार्ड वगैरह दे करके चले गए, उनके जाने के बाद तो हमने घर में बात हुई कि मिश्र जी थक गए होंगे, उनको हम अब आराम करने दें, सुला दें। वो कुछ देर तो बैठे, पर फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा सब। अच्छा, हम लोग मजे कर रहे थे, हमें इतना उल्लास था कि उनको पद्मश्री मिली है और किस तरह पद्मश्री चलकर उनके घर आई है, तो हम लोग इसका उत्सव मना रहे थे। तो मिश्र जी कहाँ अंदर बैठने वाले थे, वो फिर वापस आ गए, और उन्होंने कहा नहीं, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा। अब हम हंसने लगे, हमने कहा मिश्र जी, हमने कभी पद्मश्री को सामने से नहीं देखा, फोटो में देखा है, तो क्या छूकर देखें। अब वो इतना हंसने लगे, उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा देखो, वहां जितने लोग आए थे सभी मित्रों ने उस पद्मश्री को छूकर देखा और खूब हंसते रहे, ठहाके मारते रहे। तो वो जो शाम है मेरी आंखों में हमेशा ताजा रहती है। क्या बेहतरीन वो वक्त था जो हम बिताते रहे। और कई ऐसे संस्मरण हैं। जाने के कुछ समय पहले जो मेरी उनसे अंतिम मुलाकात हुई थी, मतलब यूं तो मेरे घर से उनका घर बहुत पास था, वाणी विहार से जब वो द्वारका में ही चले आए, मेरे घर से शायद मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। और बात भी होती थी कि उन्हें अच्छा लगता है, हम लोग बैठते हैं तो बात करते हैं। हर किसी से मिलना नहीं चाहते थे। बाद में कई लोग कहते थे कि हमें एक बार मिलवा दीजिए मिश्र जी से, लेकिन मिश्र जी का कहना था कि नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता हूँ हर किसी से। अब मतलब बिस्तर पर हैं, उन्हें अपनी अशक्तता नहीं चाहते थे लोगों को दिखाना, लेकिन कुछ लोगों से जिनसे हम सहज थे, हम सब लोग, तो बुलाते थे। ओम जी यहाँ पर अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका उनके साथ में बहुत आना जाना रहा, और लगभग रोज ही, एक दिन छोड़कर एक दिन, या रोज ही बैठा करते होंगे। तो मैं उनके यहाँ जाकर भी संकोच करती थी जाने में,
क्योंकि जब मैं उन्हें बिस्तर पे ऐसे लेटा हुआ, एक उन्होंने अपनी मुक्तक सुनाया था, मुझे एकदम से सामने दिखा नहीं, नहीं तो मैं उसे पढ़ना चाहती थी। उसमें ये था कि रात्रि का पहर बीतता जा रहा है और वो छड़ी जो है दरवाजे पर देख रही है मुझे, कि मैं, वो मेरे साथ चलती थी सारी यात्रा में, मैं उसको पकड़ कर चलता था, वो छड़ी मुझे देख रही है, कोने में खड़ी वो छड़ी मुझे देख रही है, और बज रहे हैं रात के वक्त, मतलब कैसे दिन बीतेगा, वो घड़ी मुझे देख रही है। ऐसे करके उन्होंने वो लिखा था। तो उसका जो दर्द था, अकेलेपन का, संवादहीनता, धीरे धीरे संवाद टूटने लगे थे, उन सब चीज़ों का, तो वो सब देख कर ना मन बड़ा व्यथित होता था। और मज़े की बात ये थी कि उन्होंने कभी अपना कष्ट नहीं बताया। एक बार उनके पैर में चोट लगी और मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि उनके पैर में कुछ उन्होंने एक्सटर्नल बॉडी डाली थी ताकि वो उसको जोड़ सकें हड्डी को। इस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की रिपेयर। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि, मतलब मैंने पूछा डॉक्टर साहब दर्द भी होता है? तो बोले दर्द तो होता है लेकिन मैं सहन करता हूँ। मैंने कहा क्यों, पेन किलर क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं पेन किलर लूँगा ना तो उन्हें पता नहीं चलेगा ये हील हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हील होने के लिए मैं अगर बर्दाश्त कर लूँ तो ठीक रहेगा। तो मैंने पूछा भई कितने दिन का दर्द रहेगा? तो उन्होंने बताया कि 6-7 दिन का दर्द रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मतलब मिश्र जी ने कहा कि, मैंने कहा ठीक है मैं सहन कर लूँगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे सहन करते हैं? कहते हैं विद्यापति के गीत गा लेता हूँ। और वो उसी वक़्त ही गीत गाने लगे विद्यापति के। मतलब इतना जीवन को आसान रखा उन्होंने, इतना आसान रखा कि ये बड़े-बड़े, और कोई होता तो अभी पकड़ कर रो रहा होता कि मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ और ये सब मेरे हिस्से में क्यों आया, मेरे साथ ही ये होना था। कभी उनको ऐसे कहते नहीं देखा। तो वो कभी कष्ट, कभी अपने उसकी बात नहीं करते थे। और हम लास्ट में भी जब मिलने के लिए गए, तो वो अपने कुछ नए गीत, कुछ नई चीज़ें, हाथ सधता नहीं था लिखते हुए, और फिर लेट कर लिखते थे तो हाथ काँपता था, इंक सूख जाती थी, पहुँच नहीं पाता था, इंक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन उस समय भी जो वो लिखते थे कपकपाती हाथों से। मैं तो उसकी फ़ोटोज़ खींच करके रखी हैं यादगारी के लिए। और ऐसा था कि हम सब जानते थे कि अब समय निकट आ रहा है। कहीं बीच में मुझे बाहर जाना पड़ा, 1 महीने मैं यहाँ नहीं थी। इतना मन डरा रहता था कि डॉक्टर साहब आने का इंतज़ार करें, मतलब आपके अंतिम दर्शन भी ना हो सकें, ये स्थिति ना हो कम से कम। तो मन बड़ा वो होता था कि पता नहीं किस दिन कैसी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन जब उनके पास जाते थे तो वो अपनी ज़िंदगी का उत्सव मना रहे होते थे। हम वहाँ जाते थे, उनको तो भी पता होता था कि किसकी रचना कहाँ छपी है, उनकी कौन-सी रचना, रचना को लेकर उनके भीतर में जो एक उत्साह था, वो अंतिम दिनों तक बना रहा। वो लिखना चाहे भले बंद हो गया हो, लेकिन यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि घर में बात होती थी, शशि भैया के साथ रहने लगे थे वो, तो यहाँ द्वारका में। तो शशि भैया कहते थे कि कई बार उनको ना स्मृति लोप हो जाता था, ये नहीं पता लगता था मैं कहाँ बैठा हूँ। तो वो कहते थे मुझे अपने घर ले चलो, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर ले चलो। तो फिर वो कहते थे पापा जी ये आप ही का घर तो है, फिर किताबें निकाल के दिखाते थे, ये आप। तो जैसे वो किताबें देखते थे उनकी चेतना लौट आती थी। कहते हाँ ये तो मेरी किताब है, ये तो मेरा घर है। तो इस तरह से, मतलब उनकी जो प्रतिबद्धता थी कलम के साथ, वो बेहतरीन बेहतरीन थी। और जब वो कहते हैं कि मैं सोने की नहीं सरकंडे सी की कलम से लिखता हूँ, और ये किसी के प्रशस्ति पत्र नहीं लिखती, ये सही और सच लिखती है। तो मुझे लगता है कि इस बात को कहते हुए अपने भीतर कहीं न कहीं कोई वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प को लगातार उन्होंने निभाया। एक इतना लंबा जीवन जो उन्होंने जिया, उसमें कितने ही तरह के मोड़-तोड़ आए, उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कहीं भी समझौता नहीं किया और कभी इसका मलाल नहीं रखा। माँ जी भी, मैं आज उनको भी याद करना चाहती हूँ, उनको कैसे भूल सकती हूँ कि माँ जी ने भी हमेशा इस बात का गौरव किया कि मेरे पति जो हैं वो एक बड़े लेखक हैं। उन्होंने कभी, जैसे और औरतें, ये स्त्रियाँ कहेंगी कि तुमने किया ही क्या मेरे लिए, तुमने दिया ही क्या मुझे, तो एक सोने के कंगन नहीं बनवा सके, एक हार नहीं बनवा सके, साड़ी नहीं खरीद सके, ऐसी छोटी बातों में कभी नहीं। मतलब माँ जी को भी देखा हमने, वो इतने फ़क्र से, अरे डॉक्टर साहब ने एक नया लिखा है, आओ बैठो तुम्हें सुनाते हैं। और माँ जी साथ में बैठ के मटर छीलती रहती हैं या वो साग बनाती रहती हैं, और मिश्र जी सुनाते। और जब वो उठकर जाने लगती तो मिश्र जी कहते, अरे कहाँ जा रही हो, बैठो तुम साथ में बैठो। ये इतना सुंदर लगता था। तो जब वो उनकी रचना है ना, लगे बोलने काम का जब मौन हो गई वाणी, कैसे कहें कौन कितना, कौन चंदन है और कौन है पानी।
तो वो दोनों के बीच का जो एक सामंजस्य था वो इतना खूबसूरत था कि आज के समय में जबकि संबंध एक जरा सी बात पर टूट जाते हैं, उस वक्त रामदरस जी खुद एक ऐसी खुली किताब की तरह सामने आते हैं कि वो हर पग पर आपको जीवन जीने का एक नया ढंग सिखाते हैं। मैं उनकी छात्र नहीं रही, कई लोगों ने ये दावा ठोका मैं तो उनका स्टूडेंट रहा, मैंने ये सीखा वो सीखा, मैं उनके छात्र के दायरे में नहीं थी तो मुझे बाहर कर दिया। मैं कहाँ से आई, मैं तो आयातित थी, मैं तो उनकी छात्र भी नहीं थी, मैं तो कहीं कॉलेज में पढ़ाती भी नहीं थी, तो मेरा वो विषय भी नहीं था, मेरा वो क्षेत्र ही नहीं था, मैं तो आउटसाइडर की तरह से आ गई, अनाहूत चली आई। लेकिन मिश्र जी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, और ये मतलब मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि भले ही मैं उनकी क्लास में बैठकर नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से, उनके जीवन जीने की शैली से जो मैंने सीखा, वो तो कोई छात्र भी कितना सीखता होगा मैं नहीं कह सकती, वो तो एक क्लास को करने के लिए बैठते होंगे, मैंने तो उनसे जीवन के असली अध्याय सीखे हैं, और बहुत कुछ है जो सीखना है। हम सब उनकी रचनाओं को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो अंडर करंट मीनिंग है, ऊपर से आपको बिल्कुल सहज स्वाभाविक लगता है, लेकिन जो भीतर एक बात होती है, हल्का सा एक दंश, और आपको एकदम से एक नई ऊर्जा, एक नई त्वरा दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ और व्याख्या फिर से होनी चाहिए। आपने इस मंच के माध्यम से उन्हें याद करने का मौका दिया, वो स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। स्वर्गीय जैसा शब्द मैं नहीं लगाना चाहती, प्रेमचंद के साथ कौन स्वर्गीय लगाता है, वो सिर्फ प्रेमचंद है। ऐसे ही रामदरस मिश्र सिर्फ अपने नाम से जाने जाएंगे, उनके साथ और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री ऐसा सम्मान है जो उनके साथ जुड़ने से और बड़ा हुआ है, उसकी ख्याति जो है वो विश्वसनीय बनी है, नहीं तो कई बार उस पर भी उंगलियां उठती हैं। तो मिश्र जी जिसके साथ भी जुड़े, मिश्र जी को बहुत देर में मिलना शुरू हुआ, लेकिन जब मिलना शुरू हुआ तो लगातार मिलता चला गया। तो ऐसे वटवृक्ष को जिसकी छाया हम सबको मिली है, जो उसके सघन छां के नीचे बैठा है, वही जानता है कि उस छाया का क्या सुख है। मैं अपना अधिकार मानती हूँ कि उस छाया पर मेरा अधिकार है, और उस छाया के सहारे मैं जीवन के बीहड़ों को पार कर सकूंगी। मैं उनकी छात्र भी हूँ, उन्होंने अपनी बेटी की तरह मान दिया मुझे, अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी मानस पुत्री, अपनी मानस पुत्री के रूप में उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया। मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ उन्हें भी, और इस मंच को भी। संवाद के जरिए सच में एक सार्थक संवाद हुआ। आदरणीय मिश्र जी हमारे साथ इतने सुंदर कविताएं पढ़ते हैं, और साथ में उन्होंने जो बात रखी वो भी बड़ी मार्मिक थी। और प्रोफेसर सरोज जी, आपने जो पूरी ये परिकल्पना की, इसके लिए लगातार आप फोन करती रही कि प्रोग्राम जो हम चाहते हैं उस तरह से निकल कर आए। मैं नहीं जानती हम कितना न्याय कर पाए, लेकिन हमारे भीतर बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ है, मुझे पता ही नहीं लगता। एक लहर आकर के कोई और बात कह रही होती हूँ, कहीं और चली जाती हूँ, दूसरी लहर आती है, कुछ और बात करने लग जाती हूँ, तो बिखर जाती हूँ मैं। लेकिन उसे समेट कर कहीं मैं एक लंबा लेख जरूर लिखूंगी। मिश्र जी पर बहुत लिखा भी है, उन्हें बहुत पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज्यादा बचा है, जिसे पढ़ना है, जिसे समझना है, जिसे गुनना है, जिसे सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अलका जी। आपने इस कार्यक्रम में सचमुच रंग भर दिए, अपनी संवेदना के रंग, अपने विचारों के रंग। जितना, जिस तरह से आपने सुंदर ढंग से हम सबके साथ अपनी बातों को कहा, आदरणीय रामदरस मिश्र जी के साहित्य को लेकर, जीवन को लेकर, व्यवहार को लेकर जितनी भी बातें आपने रखी, मैं तो आपकी बातों में ही डूब गई, और कहीं कहीं बीच बीच में मैं बहुत भावुक हो रही थी। आप ऐसा लगा कि जैसे मैं ही आपके साथ बैठकर उनसे बातचीत कर रही हूँ, उनके साथ चर्चा कर रही हूँ, ऐसा अनुभव मुझे हुआ। मैं इसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और एक और बात के लिए मैं आपको बधाई भी देती हूँ, आपके साहस के लिए भी आपको बधाई देती हूँ कि जो बातें मिश्र जी के संबंध में होती हैं, बहुत सरल और सहज, वाद विवाद से दूर, तो वो कुछ परतें आपने इस कार्यक्रम, हमने याद तो किया उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, लेकिन उनके लेखन को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें हैं उनसे पर्दा आपने उठाया, जिसको उठाया जाना बहुत जरूरी है। आपने तो बहुत गहराई से उनको पढ़ा है, हम जैसे विद्यार्थियों ने, शोधार्थियों ने और शिक्षक समाज के लोगों ने भी जितना उनको पढ़ा है, तो उनके उनके साहसिक कदम उनके साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपने व्यंग की बात कही, लचीला व्यंग, बहुत ही सहज व्यंग,
और कहीं ना कहीं नुकीला व्यंग उनके यहाँ था। उनकी दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि इतना कुछ लिखने के बाद उन्होंने अपने आत्मकथा में इन सब चीजों की भी चर्चा की है कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत चमत्कारी व्यक्तित्व का नहीं था, मेरी सीखने की गति बहुत धीमी थी और मैं कुछ भी नहीं। बार बार वे अपने जीवन के अंतिम चरण तक भी कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा कवि हूँ, लेखक हूँ, आलोचक हूँ। पुरस्कार मिलने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब उनके व्यक्तित्व के गुण हैं जो हम सबको भी अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी इस संवाद मंच की कि हम उनके व्यक्तित्व में जो बातें हैं, उनके व्यक्तित्व के जो गुण हैं, सामाजिक गुण, अपने छात्रों के प्रति उनका जो स्नेह है, उसको अपने व्यक्तित्व में उतारे। उन्होंने दो पंक्तियां कही थी कि इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। आपने तो जरूर पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी थी कहीं और इस पर्चे में आज नोट किया था मैंने। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया, लगता रहा फिर भी सदा, जाने क्या क्या रह गया। तो ऐसा ऐसा विराट व्यक्तित्व जो आपने कहा ना, वट वृक्ष, उनकी जड़ें कहीं गहरे, बार बार गांव की चर्चा होती है और वो उन्होंने खुद कहा कि मैं गांव से निकला, ऐसे गांव जो संकट से घिरे हुए गांव थे, फिर शहर दर शहर, उन्होंने कहा कि शहर दर शहर भटकता रहा। तो एक ऐसा शब्द कि गांव की तरफ लौटने की लालसा, गांव के जो एक उनके गांव के प्रति उनके मन में जो स्नेह था, वो हमेशा विद्यमान रहा। और उनको हमने उस गांव को कहाँ देखा, उनकी कविताओं में देखा, उनकी रचनाओं में देखा गांव के। और वो अपने लोग किस तरह से, देखिए आपने तो बहुत सारी बातें कही और आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था धारा प्रवाह विचार भीतर से आ रहे हैं, सच्चे विचार बिना लाग लपेट भीतर से ज्यों का त्यों निकल कर आ रहे हैं। और हम भी आपके साथ साथ रामदरस मिश्र सर के व्यवहारिक जीवन, जिससे कि हम जैसे लोग अछूते रहे हमेशा, वो तो सब आपने ही आंखों देखा हाल यहाँ पर सुनाया। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आपको बधाई भी देती हूँ कि आपने इतना नजदीक से हमारे समय के महान रचनाकार को देखा, उनसे वार्ता की, उनसे सीखा। तो निश्चित ही जो है आप मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय थी। लेकिन आज आपकी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपके हृदय के कोने में मिश्र जी स्वयं ही बसते हैं। ये मुझे आज आपकी सारी सब चर्चाओं को सुनकर लगा और हमेशा बसेंगे। आपने बड़े ही मनोयोग से अपनी बात रखी, सच्चे मन से अपनी बातें हमारे साथ साझा की। तो इस दृष्टि से मैं ये कह सकती हूँ कि जो परिकल्पना संवाद परिवार ने की मिश्र जी को याद करने की, हमारे साथ आप दोनों जन, रत्नेश मिश्र जी भी और आप भी जुड़े और आपने बहुत ही गंभीरता से हमारी उस परिकल्पना को साकार रूप दिया। और हम जिस भाव को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, हमारा उद्देश्य पूरी तरह से हम सफल हुए हैं। आप दोनों के आगमन से, आपसे ही ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया और हम इतनी गहराई से मिश्र जी के उनके व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर बातचीत कर पाए। रत्नेश मिश्र सर से मेरी और हमारे दर्शकों की गुजारिश है कि वे कोई गीत या गजल सुनाएं और हम उन्हीं शब्दों से अपने इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, इस आशा के साथ कि ओम निश्चल सर अगले कार्यक्रम में हमारे साथ अवश्य होंगे। उनको हम सुनते तो और भी आनंद आता। कुछ तकनीकी कारणों से वो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं रत्नेश मिश्र सर को दोबारा से अनुरोध करूंगी कि वे एक गीत या गजल सुनाएं। हमारे दर्शकों की भी इच्छा है और संवाद मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर चंदेव यादव सर लगातार कमेंट में लिख रहे हैं कि रत्नेश मिश्र सर गुनगुनाएं। रत्नेश मिश्र सर। बहुत बहुत गुनगुनाता तो नहीं, मैं पढ़ता हूँ। मैं जी सर प्लीज पढ़िए पढ़ पढ़िए जी। देता हूँ। सर आपका पढ़ना हमें गुनगुनाना ही लगता है। अरे बहुत जी शुक्रिया। प्लीज। एक जी तो प्लीज। जी सर आदरणीय धन्यवाद। अलका मैम, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समृद्ध किया, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि
कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे तो आपको सुन सकते हैं, एकदम खामोश सुन सकते हैं। जिस फ्लो में और जिस तरह से आप बात रख रही थी उनकी रचना के हर एक पक्ष में, उनके जीवन के हर एक पहलू, सब कुछ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक गज़ल उनकी पढ़ देता हूँ बस्तियाँ, कि देखिए क्या कहाँ खड़े होते हैं, किन लोगों के साथ वो खड़े होते हैं। इस हाल में न इस हाल में जाने न कैसे रह रही हैं बस्तियाँ, सुनता नहीं ऊपर कोई कुछ कह रही हैं बस्तियाँ। रोटी नहीं, पानी नहीं, अपने नहीं, सपने नहीं, क्या बात वादे सियासत के कभी से सह रही ये बस्तियाँ। रोटी नहीं, पानी नहीं, अपने नहीं, सपने नहीं, वादे सियासत के कभी से सह रही ये बस्तियाँ। घर एक चिंगारी उठी तो ये धधक कर जल उठी, यदि टूट कर पानी गिरा तो बह रही ये बस्तियाँ। आहा, कोई सहारा है नहीं, मासूम लावारिश हैं ये, कोई सहारा है नहीं, मासूम लावारिस हैं ये, है लड़खड़ा कर उठ रही फिर ढह रही ये बस्तियाँ। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि खामोश सी लगती मगर विस्फोट होगा एक दिन, खामोश सी लगती मगर विस्फोट होगा एक दिन, ज्वालामुखी से खुद के अंदर दहक रही ये बस्तियाँ, वाह! ज्वालामुखी से खुद के अंदर दहक रही ये बस्तियाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात! बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात, बहुत सर, बहुत अच्छा। और आपके मुख से तो जैसे लगता है जब आप ये मैंने अमर उजाला काव्य पर भी देखा, जो उस दिन आप जी, जी। मिश्र जी का जो बड़ा ही प्रसिद्ध गजल है, बनाया है मैंने, ये आपने जब पढ़ रहे थे आप, बहुत ही सुंदर, जी, बहुत जी, जी। खूबसूरत आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर रही। और अभी बहुत आपने हमारे आग्रह पर ये सुना, और आप देखिए जो अलका अलका जी इतना देर से हमारे साथ जिस बात को वे बहुत जोर डालकर कहना चाह रही थी, ज्वालामुखी, मतलब कहाँ नहीं है हुँ, उनका लेखन। हम पूरी हुँ, कहें कि बिल्कुल सहज, और ये ठीक है, सुंदर सहज, बट जो समाज के लिए, राजनीति के लिए जो प्रश्न है उनके मन में, वे लगातार उनके साहित्य में उठते रहे। बिल्कुल। सहज भाव से उठे, ये अलग बात है, वे बहुत ही सहज मना रहे। हाँ, उनके व्यक्तित्व को यदि एक कण भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप दोनों सुधी अपने मेहमानों का, अलका जी का, रत्नेश मिश्र का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आप बहुत दोनों ही लोगों ने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकाला संवाद के लिए, संवाद करने के लिए। मुझे लगता है जीवन में सबसे जरूरी है तो वो है संवाद। संवाद ही हमारा जीवन है, संवाद ही जीवन को आगे बढ़ाता है, संवाद ही जीवन से जीवन को जोड़ता है, मनुष्य से मनुष्य को जोड़ता है। और हमारे दर्शक हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। दर्शक हैं, हमारे संवाद परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सक्रिय भागीदारी से इस तरह के कार्यक्रम हम संपन्न कर पाते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर चंदेव सर का मार्गदर्शन हमें मिलता है, उनकी सलाह मिलती है, तब इस तरह के कार्यक्रमों की परिकल्पना होती है। और आप जैसे मेहमान और अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर जब हमारे इस मंच पर आते हैं, हम सब आपसे रूबरू होते हैं, आपको सुनते हैं। आज हमने अलका जी को सुना, आपको सुना, तो मुझे तो बहुत लाभ हुआ। मेरे दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना, साहित्य समाज की दुनिया के संबंध में बहुत सी चीजें जानी और सीखी और समझी। और साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हमारे शोधार्थी हैं, मेरे गुरु भाई हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उनके बिना तो ये कार्यक्रम संपन्न ही नहीं हो सकता। तो मैं आप दोनों जनों का धन्यवाद प्रकट करती हूँ, संवाद बहुत परिवार का, शुक्रिया, बहुत जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े, मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। कहाँ से आउट होते हैं?